सुधारा जा सकता है। तो ठीक है दीक्षा, फर्स्ट ऑप्शन ही एकमात्र सही उत्तर है, बाकी तो बनते ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, ये क्या होता है भाई, 12वां सवाल फटाफट से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है शिक्षक के रूप में आप देखते हैं कि एक बच्चा घ और ग के उच्चारण में बार बार गलती करता है, इसका निदानात्मक समाधान क्या हो सकता है। निदानात्मक यानी डायग्नोस्टिक, यानी आप कैसे निदान करेंगे, और निदान कर लिया फिर उसके बाद रेमेडी कैसे देंगे, यानी उपचार कैसे करेंगे। ठीक, ये निदानात्मक परीक्षण होता है जिसमें पहले निदान करके कारण पता करते हैं कहाँ कमी रह गई, और फिर उपचारात्मक शिक्षण यानी रेमेडियल टीचिंग देके सुधारते हैं, दोबारा से नए तरीके से पढ़ाएंगे या जहां भी दिक्कत है उसको सुधारेंगे। ये निदानात्मक परीक्षण में या निदानात्मक समाधान में शामिल है। तो एक बच्चा है घ और ग के उच्चारण में बार बार गलती करता है, यानी घर बोलना है तो गर बोल देता है, और गर बोलना है तो घर बोल देता है, मतलब ग और घ के उच्चारण में उसको है दिक्कत। पहला ऑप्शन है बच्चे को बार बार सही उत्तर रटाने के लिए कहेंगे। रटाना तो अपने आप में ही नेगेटिव हो गया है ना। एक कीवर्ड का भी सेशन लेना जल्दी ही, आप लोगों ने कल भी याद दिलाया था। बच्चे को अकेला छोड़ देना ताकि वह खुद अपनी गलती सुधारे। आप खुद से कैसे सुधारेगा, जब वो स्ट्रगल कर रहा है तो आपको फोकस तो कराना पड़ेगा। बच्चे की समस्या को समझकर उच्चारण सुधारने के लिए विशेष गतिविधियां जैसे कि फ्लैश कार्ड और श्रवण अभ्यास कराना। यहां पे बच्चा एक्टिव है, जहां बच्चा एक्टिव है वो उत्तर सही है। सिंपल, सरल, सुंदर, सस्ती बात। फोर्थ ऑप्शन है बच्चे को अन्य बच्चों के साथ व्याकरण अभ्यास कराना। देखो यहां पे व्याकरण अभ्यास से बात नहीं चलेगी, उसको उच्चारण में दिक्कत है, यहाँ नियम की दिक्कत नहीं है बच्चे को, ठीक है ना। तो बच्चे की समस्या को समझकर उच्चारण सुधारने के लिए विशेष गतिविधियां, आप विशेष एक्टिविटी कराओगे, फ्लैश कार्ड से दिखाओगे क्या अंतर होता है दो शब्दों के उच्चारण में, घर ऐसा दिखता है, घर ऐसा दिखता है ना। श्रवण का अभ्यास कराओगे कि वो सही से सुनेगा, अगर तो सही से बोलेगा भी, तो ऑडियो कुछ डिवाइस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो थर्ड ऑप्शन यहां सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा क्या कहना चाहता है फटाक से। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहना चाहता है देखेंगे। ये कहता है भाषा के बिना विचार अभिव्यक्त नहीं किए जा सकते और विचार के बिना भाषा का कोई अर्थ नहीं है। इस संदर्भ में शिक्षक के रूप में आपको बच्चों में भाषा और विचारों के विकास के लिए क्या करना चाहिए। यानी भाषा अगर नहीं है तो मैं विचार कैसे व्यक्त करूं, और विचार ही नहीं है तो भाषा का क्या फिर रोल बचा। अब भाषा और विचार के बीच संबंध को कौन सा ऑप्शन बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करता है। धीरे धीरे क्वेश्चंस मुश्किल होते जाएंगे, 30वें सवाल तक देखते रहिएगा। तो अगर हम बात करें, फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों को केवल व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए ताकि वे भाषा को सही तरीके से लिख सकें। देखो सिर्फ व्याकरण का अध्ययन करने से भाषा और विचार का कोई उत्पत्ति हो जाएगी, यहां लिखने की बात तो हो भी नहीं रही थी। बच्चों को नई नई गतिविधियों और वार्तालाप का अवसर देकर उनकी भाषा और सोचने की क्षमता को प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी उनको नई नई एक्टिविटीज करा रहे हैं जहां वार्तालाप का अवसर मिल रहा है, यानी बोलने का, भाषा के इस्तेमाल का उनको अवसर मिलेगा, कम्युनिकेशन का, और उनकी भाषा की सोचने और उनकी भाषा और सोचने की क्षमता, यानी भाषा भी बेहतर होगी जब वो चर्चा, परिचर्चा, डिबेट, डिस्कशन, वार्तालाप, कम्युनिकेशन ये सब करेंगे, और सोच भी बेहतर होगी क्योंकि जब आप बोल रहे हैं तो आप सोच भी रहे हैं, बिना सोचे कैसे बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये बात भी सही है। थर्ड ऑप्शन है बच्चों को रटने के लिए प्रेरित। ये तो अपने आप में ही फिर नेगेटिव हो गया। केवल पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के उत्तर लिखने पर, तो सिर्फ उत्तर लिखने पे ये भी रट्टाफिकेशन ही है। तो एक ही ऑप्शन यहां बेहतर है कि बच्चों को जब आप कम्युनिकेशन में या एक्टिविटी कराते हैं, जो कि यहाँ पे कम्युनिकेशन है, तो वो उसका सोचने की और समझने की क्षमता भी बेहतर होगी, भाषा और चिंतन दोनों ही बेहतर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, अगेन थोड़ा सा लेंदी है बट आप कोशिश कीजिए, आसान ही है। त्रिआयामी शिक्षण दृष्टिकोण में संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव एस्पेक्ट, भावनात्मक या संवेगात्मक अफेक्टिव, और कौशलात्मक यानी साइकोमोटर आयामों का विकास होता है। यदि कक्षा में शिक्षक का उद्देश्य बच्चों की भाषा समझने की क्षमता के साथ साथ उनके भावनात्मक और व्यावहारिक विकास को बढ़ावा देना है, तो वह कौन सी विधि अपनाए। जो बीएस, ये दोनों के लिए भाई, पेपर 1 पेपर 2 सबके लिए है क्योंकि सिलेबस सेम ही है। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो आपको एक चीज देखनी है यहाँ पे, त्रिआयामी से मतलब क्या है। वैसे ट्राइपोलर एजुकेशन अलग होती है, उसमें फिर आपका टीचर है, स्टूडेंट है और एनवायरमेंट है, ये जॉन डुई का है। लेकिन ये जो त्रिआयामी की यहाँ ये बात कर रहे हैं वो है बीएस ब्लूम का टैक्सोनॉमी, है ना, ब्लूम का वर्गीकरण, जिसमें उन्होंने अधिगम के अलग अलग क्षेत्र की बात की है, पक्षों की बात की है। वो सीएपी कैप से मैं आपको बताती ही हूं। सीएपी कैप बोले तो कॉग्निटिव मतलब संज्ञान यानी दिमाग की बात हो रही है, अफेक्टिव यानी बच्चे के इमोशंस भी जुड़े, दिल भी जुड़े, दिमाग भी जुड़े, और फिजिकल एक्टिविटी भी आप उसको हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट भी करा रहे हो। तो ये तीनों जब जुड़ जाते हैं तो बेहतर अधिगम होता है। ठीक, अब कक्षा में यदि शिक्षक का उद्देश्य बच्चों की भाषा समझने की क्षमता के साथ साथ उसके भावनात्मक और व्यावहारिक विकास, वो इस्तेमाल भी कर पाए, है ना, और नाटक का मंचन करना है मान लीजिए, वो भी करे, इमोशनली भी कनेक्टेड हो चैप्टर उससे, तो क्या करेंगे आप। पहला ऑप्शन है बच्चों को केवल व्याकरण और शब्दावली। एक तो ये केवल शब्द ही नेगेटिव हो जाता है, सिर्फ व्याकरण और वोकैबुलरी रटवाते रहेंगे तो इससे रटंत विद्या हो जाएगी, ये अर्थपूर्ण अधिगम नहीं होगा। इसमें तीनों पहलू नहीं जुड़ पाएंगे, दिल, दिमाग और हाथ, यानी एक्टिविटी नहीं हो पा रही। बच्चों को समूह चर्चा, यानी जब वो ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, कहानी लेखन, जब आप खुद से कहानी लिख
लिख रहे हैं और नाटक गतिविधियों में नाटक का मंचन कर रहे हैं कि कोई सूर्पणखा बना हुआ है, कोई रावण बना हुआ है, तो अब यहाँ पे आप फिजिकली भी एक्टिव हो गए, साइकोमोटर डोमेन आ गया, कौशलात्मक कौशल की जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ, इमोशंस भी, क्योंकि कोई भी आप नाटक का मंचन कर रहे हैं या कोई कहानी लिख रहे हैं तो उसमें इमोशंस भी आते हैं, और संज्ञान यानी दिमाग का तो इस्तेमाल होगा ही, क्योंकि बिना सोचे आप कैसे तो चर्चा करेंगे, तो तीनों बातें शामिल हो गई। फिर भी बाकी ऑप्शन पढ़ेंगे, बच्चों को केवल पाठ पढ़ने और उत्तर लिखने, तो ये तो रटना ही हो गया, इसमें रटना साफ साफ ही लिखा हुआ है तो वो होगा नहीं, तो सेकंड ऑप्शन इज दी ओनली राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा और फिर बताइएगा क्या कहना चाहता है कवि नहीं एग्जामिनर, फटाफट से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है एक शिक्षक ने कक्षा में हिंदी पढ़ाते समय निम्नलिखित दृष्टिकोण अपनाए, यानी कुछ पर्सपेक्टिव हैं, 4 यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं जो हिंदी पढ़ाते हुए एक टीचर ने जिन पर्सपेक्टिव्स को अपनाया है, परिप्रेक्ष्यों या दृष्टिकोणों को अपनाया है। पहला है बच्चों से पाठ पढ़वाना और उसमें कठिन शब्दों के अर्थ समझाना, यानी आप बच्चों कह रहे हैं कि एक काम करो, पाठ पढ़ो, जो पढ़वाया नहीं जाता पाठ, टीचर एक बच्चे को खड़ा किया जाता है, फिर वो जो है चैप्टर रीडिंग करेगा, ये होता है क्लासरूम में, ठीक है, और कठिन शब्दों के अर्थ समझाना, ठीक है। बच्चों को कहानी के पात्रों पर चर्चा करने के लिए कहना कि कहानी में ये पात्र थे, मान लीजिए, है ना, एक तेनालीराम था और ये था वो था, तो उन पे चर्चा करो, कौन सा पात्र कैसा था। फिर आता है थर्ड, भाषा, पात्र का मतलब है यहाँ कैरेक्टर से, तो कहानी में, स्टोरी में कैरेक्टर्स होते हैं ना, मूवी में भी कैरेक्टर्स होते हैं। भाषा कौशल विकसित करने के लिए छोटे छोटे समूह में लेखन गतिविधियां कराना, यानी आप ग्रुप में लिखवा रहे हैं, ग्रुप राइटिंग करा रहे हैं, इसमें भी बच्चा एक्टिव है, यहां भी बच्चा एक्टिव है और यहां भी बच्चा एक्टिव है। फोर्थ ऑप्शन देखना, बच्चों को सीखने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए व्यक्तिगत मदद करना, अगर जरूरत पड़ रही है तो बच्चों को आप हेल्प कर रहे हैं इंडिविजुअली भी। सिंपल, आपको एक बिल्कुल क्या कहें उसको, एकदम रामबाण इलाज टाइप की बात है, जहां बच्चा एक्टिव है वो ऑप्शन बेस्ट है पूरी पेडागोजी में। तो ये चारों ही बातें सही है, चारों जगह पे बच्चा जो है बेहतर है और भाषा की समझ विकसित होगी यदि चारों में से चारों ही ऑप्शन वो यूज करेगा। तो आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 पे देखिएगा और ये पूछिएगा कि क्या पूछ रहा है सवाल। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए फटाफट से और बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 है, हिंदी शिक्षण के दौरान शिक्षक को बच्चों के बीच संवाद यानी डिस्कशन, ठीक, तो बच्चों के बीच डिस्कशन हो रहा है और वार्तालाप को प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी बातचीत हो रही है, ठीक, किसी टॉपिक पे डिस्कशन या नॉर्मल बातचीत हो रही है, इसको प्रोत्साहित यानी बढ़ावा देना चाहिए। शिक्षक ने बच्चों को वृक्षों का महत्व यानी ट्रीज का क्या इंपॉर्टेंस है विषय पर चर्चा करने और फिर उस पर एक लेख लिखने के लिए कहा। ऐसा करने का उद्देश्य क्या हो सकता है, यानी चर्चा परिचर्चा डिस्कशन हो रहा है, कम्युनिकेट कर रहे हैं बच्चे, टॉपिक दिया गया है, क्या टॉपिक है, वृक्षों का महत्व यानी व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, तो पेड़ों का क्या महत्व है, इस पे चर्चा करने को कहा गया है। इसका उद्देश्य, इस चर्चा का उद्देश्य क्या हो सकता है, इसका ऑब्जेक्टिव या गोल क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन केवल बच्चों के व्याकरण ज्ञान को परखना, चर्चा में यहाँ पे व्याकरण की थोड़ी बात हो रही है कि नियम कायदे कानून की बात थोड़ी हो रही है, वो तो लिखवा लेते फिर। सेकंड ऑप्शन है बच्चों को रचनात्मक सोच यानी क्रिएटिव थिंकिंग, विचारों की अभिव्यक्ति यानी जो विचार उनके पास हैं पेड़ों को लेकर के, जो भी उनके पास इंफॉर्मेशन है उस पर वो चर्चा करेंगे, तो अब एक्सप्रेस करेंगे खुद को, और लिखित भाषा कौशल विकसित करने का अवसर दिया है। हाँ, लेख लिखने की भी बात हुई है ना, तो लिखित भाषा भी विकसित होगी, लेकिन थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को भी चेक करेंगे। बच्चे को विषय के बारे में रटने के लिए प्रेरित करना, ये तो नेगेटिव हो गया। बच्चों को सटीक उत्तर देने के लिए दबाव डालना, ये एकदम बेकार बात है, दबाव डालना, रटना, डांटना, ये सब बेकार बात है। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, जहां बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है वो ऑप्शन बेस्ट है, सिंपल। तो रचनात्मक चिंतन बढ़ेगा, विचारों की अभिव्यक्ति होगी, लिखने का कौशल भी व्यक्त होगा, क्योंकि लेख लिखने को कहा है कि क्यों पेड़ हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमें ऑक्सीजन देते हैं, वट बच्चा लिखेगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 17 नंबर क्वेश्चन है, 17वां सवाल कहता है भाषा शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए, यानी जब टीचर जो है लैंग्वेज टीचर की क्या भूमिका होगी लैंग्वेज को पढ़ाते समय। तो क्या पूछा है हमसे, कक्षा में हिंदी सिखाने के दौरान शिक्षक ने बच्चों को निम्नलिखित गतिविधियां कराई हैं। तो हिंदी टीचर हैं और वो ये एक्टिविटीज कराते हैं कक्षा में। पहला है समूह में कहानी लेखन, यानी ग्रुप में कहानी लिखवाई जा रही है, चलो बच्चा एक्टिव है। पाठ के कठिन शब्दों का अर्थ निकालने के लिए शब्दकोश का प्रयोग, यानी बच्चा डिक्शनरी का इस्तेमाल कर रहा है खुद से और कठिन शब्दों को देख रहा है, ये भी एक अच्छी हैबिट है। फिर आता है बच्चों को चित्र देखकर अपने विचार व्यक्त करने के लिए कहना, यानी जो चित्र हैं उनको देख के, जो पिक्चर्स होती है ना कई बार किताब में, उनको लेके क्या विचार आ रहे हैं उस पर बात करना। इन सभी प्रयासों का उद्देश्य क्या है, भाषा बेहतर हो रही कुल मिलाकर के। पहला है बच्चों को केवल पाठ्य पुस्तक के आधार पर सीखने, नहीं भाई बच्चे एक्टिव हैं, सिर्फ पाठ्य पुस्तक या टेक्स्ट बुक की रटने की बात यहाँ पे
नहीं हो रही है। फिर आता है सेकंड ऑप्शन, बच्चों की भाषा कौशल, रचनात्मकता और आत्म अभिव्यक्ति को बढ़ावा देना। हाँ, बच्चा यहाँ ज्यादा एक्टिव है। बच्चों को रटने और परीक्षा के लिए तैयार करना, ये एकदम खराब है। केवल व्याकरणिक ज्ञान नहीं, बच्चा इस्तेमाल भी कर रहा है। तो यहाँ तो बाकी ऑप्शन इतने कमजोर हैं कि आप डायरेक्ट सेकंड ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, वाइगॉत्स्की के बारे में बात हो रही है। वाइगॉत्स्की और प्याजे से भाषा में भी क्वेश्चंस आते ही हैं। क्लियर है मैम, चलिए ठीक है। दीक्षा, दिव्यासा, मंताशा, चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? 30 सवाल हैं टोटल, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, इतने में कुछ कमेंट्स भी देख लेती हूँ, है ना। और इतने आप लाइक शेयर करके कमेंट करके आराम से बैठ जाओ और क्वेश्चन पढ़ के बताओ मुझे, ठीक है बात या नहीं है? ठीक है, ओके यार, कुछ क्वेश्चन इजी भी लगाने पड़ेंगे, कुछ क्वेश्चन इजी आते भी हैं। नेक्स्ट में लेवल थोड़ा सा और मुश्किल कर देंगे, ठीक। देखिए, भाषा क्वेश्चन पढ़ के समझ पा रहे हैं यानी, वो भी इंपॉर्टेंट है। वाइगॉत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार भाषा एवं चिंतन के बीच का संबंध क्या है और यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत आप समझते हैं, सोशियो कल्चरल जो आपकी थियोरी है वाइगॉत्स्की की, चिंतन के बीच का संबंध क्या है। देखो, आसान क्वेश्चन आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, तो वो भी महत्वपूर्ण है एट टाइम्स। किसी सेट में बहुत मुश्किल, किसी में आसान, किसी में मॉडरेट। तो एवं चिंतन के बीच का क्या संबंध है, यानी लैंग्वेज और थिंकिंग के बीच में या लैंग्वेज और थॉट के बीच में क्या संबंध है, इस पे बात हो रही है वाइगॉत्स्की के अनुसार। और यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में किस प्रकार महत्व